हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ज्ञान रिसर्च सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी को बताया कि 10 जनवरी से एसएससी जीडी जो है उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी मेरे क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने आपके लिए सीरीज शुरू की है। तो उस सीरीज में पहली वीडियो जो थी 16 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे जीके के 25 वो मैंने आपको करा दिए थे। अब जो हम यहाँ पे देख रहा हूँ वो सर सेकंड शिफ्ट होगी 16 नवंबर की। ठीक है, इस तरीके से आपको एक एक दिन में दो दो या एक एक वीडियो मैं डेली आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों का बस इतना सा काम है कि वीडियो को जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। ठीक है, एक दोस्त के साथ में जरूर शेयर करना ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी किए। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत में मुगल सम्राटों का निवास स्थान था, वो कौन सा था? तो आप सभी को पता है जो लाल किले में बेसिकली रहते थे, जो मुगल रहते थे, कब तक? 1857 तक। ठीक है, कहाँ तो रहते थे? लाल किले के अंदर वो रहते थे। लाल किला लगभग 200 वर्षों तक मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था, मतलब वो उसके अंदर रहा करते थे जो मुगल थे। ठीक है, उसके बाद आगरा के लाल किले की स्थापना जो थी वो अकबर ने करवाई थी, क्योंकि अकबर उसमें रहता था। दूसरी चीज, दिल्ली में लाल किला जो था उसके निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो लाल किले बेसिकली दो है। पहला एक मेरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। और जो दूसरा है गाइज वो कहाँ पर है मेरा? यहाँ पर आगरा में हो जाता है। अब जो आगरा वाला है वो तो अकबर ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन जो दिल्ली वाला है वो शाहजहां ने बनवाया था। तो हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो दिल्ली वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पे शाहजहां ने बनवाया था, तो उसमें लगभग 200 सालों तक जो मुगल थे वो उसमें रहते थे, मतलब मुगलों को उसमें निवास स्थान वो था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कोर्ट्स, ये लिखा है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। और ये बुक क्या कह रही है? ये कह रहा है सर देखिए, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? अब देखिए, आपको मैं बता दूं, ये अगर क्वेश्चन जो है ये बुक से आया है, मतलब बुक से रिलेटेड है। ठीक है, क्या क्या बुक यहाँ पर लिखी गई थी, तो आपको क्या करना है, बुक वाला टॉपिक डेफिनेटली 110% पढ़ के जाना है, क्योंकि बुक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो लिखी है रंजन गोगोई ने लिखी है, याद रखिएगा, रंजन गोगोई की फेमस बुक हो जाती है कौन सी? कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट। और रंजन गोगोई कौन थे? तो ये सुप्रीम कोर्ट जो था उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, कौन से? मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, कोई अरे गहरे नहीं, मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं ये। अच्छा, इस पुस्तक में देश की अदालतों के इतिहास में हुई ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाया गया है कि देश में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, वो सारी घटनाएं जो है वो इसके अंदर दर्शाई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रम दर्शाता है? मतलब जो सही काल है, मतलब सबसे पहले कौन राजा है, उनके बाद कौन से आए, उनके बाद कौन से आए, उनके बाद कौन से आए, तो ये चारों राजाओं का क्रम है। तो गाइस, सबसे पहले जो आए थे वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार आए थे, और उसके बाद अशोक, उसके बाद वृहद्रथ। ठीक है, तो ये गाइस यहाँ पर सही जो कालानुक्रम है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार आए थे, बिंदुसार के बाद में अशोक आए थे, और अशोक के बाद में वृहद्रथ आए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा वाला है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस साम्राज्य की स्थापना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। अच्छा, ईसा पूर्व आपको समझ में आता है ना? एक होता है गाइस मेरा ईसा पूर्व होता है, और एक होता है गाइस यहाँ पर ईसवी। याद रखिएगा, एक होता है ईसा पूर्व और एक होता है ईसवी। अब आपको दोनों ही पता होना चाहिए। देखिए, ईसा पूर्व जो होता है, ईसा पूर्व का मतलब होता है जब ईसा मसीह का जन्म नहीं होता उससे पहले का जो समय होता है उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। और जो ईसवी होता है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसको ईसवी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 322 ईसा पूर्व है, तो 322 साल तो पहले लगाओ आप, 322 साल पहले लगा लो। ठीक है, और 2000 साल अपने ये वाले लगा लो, 2000 साल अपने ये वाले, मतलब 2022 चल रही है ना, तो लगभग 2322 साल पहले की बात है जब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन जमाया था। ठीक है, मौर्य वंश प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है, जो प्राचीन भारत था जिस समय पर इनका शासन हुआ करता था, बहुत शक्तिशाली यहाँ पर शासन इनका हो जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4। त्वेषा मलिक एक भारतीय खेल की खिलाड़ी है, तो वो कौन सा खेल है जिसके जो त्वेषा मलिक है वो खिलाड़ी है? तो आप सभी को पता है जो त्वेषा मलिक है गाइस वो गोल्फ की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? गोल्फ की। ठीक है, याद रखिएगा। तो त्वेषा मलिक का संबंध किस खेल से हो जाता है? गोल्फ से यहाँ पे हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट खेल है जिनमें हमने मेडल भी जीते हैं, उनको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए,
जैसे भाला फेंक, तो ये 2000 मतलब जिस समय नीरज चोपड़ा थे उससे पहले की कहानी हम बता रहे हैं। तो भाला फेंक में अनु रानी जो है वो, ठीक है, अनु रानी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ये है ना, ये महिलाओं को दर्शाया इन्होंने, किसमें, महिला। जैसे मेल में तो हमारे नीरज चोपड़ा सर हो जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाओं में हो जाती है अनु रानी भाला फेंक में। अच्छा, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन का मतलब होता है वेट लिफ्टिंग, मतलब कौन कितना ज़्यादा वजन उठा सकता है। तो सबसे पहले तो कर्णम मल्लेश्वरी आती है, उसके बाद में मीराबाई चानू आती है, उसके बाद में आती है मेरे यहाँ पर सुखम्बम संजीता चानू, ठीक है। तो तीन जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं भारोत्तोलन में, कर्णम मल्लेश्वरी और जी मीराबाई चानू और यहाँ पर संजीता चानू, ठीक है। अच्छा, जिम्नास्टिक में कौन सी है, दीपा करमारकर। तो जिम्नास्टिक में कौन सी महिला आ जाती है, दीपा करमारकर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाता है। तो त्वेसा माली जोन का संबंध गोल्फ से यहाँ पे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में दिल्ली में एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया था। तो देखिए, फिट इंडिया मोबाइल ऐप इन्होंने शुरू किया है, तो वो किसने शुरू किया था ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, शुरू कहाँ हुआ था, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। तो आप सभी को पता है, अगर ये जो स्टेडियम है यहाँ पर खेल होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर खेल, तो भाई इसको खेल मंत्री ने लॉन्च किया होगा। तो खेल मंत्री कौन थे, अनुराग सिंह ठाकुर थे, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर ने इसको लॉन्च किया था। तो अनुराग सिंह ठाकुर युवा मामले और खेल मंत्री यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। भारत को एक ऐसा योग्य और स्वस्थ राष्ट्र बनाने की दृष्टि से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ये, 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू यहाँ पे किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ला गीगा शीर्षक किस खेल से जुड़ा हुआ है। ला गीगा शीर्षक जो है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आप सभी को पता है ला गीगा शीर्षक यहाँ पे जो हो जाता है फुटबॉल से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ला गीगा, ठीक है। तो ला गीगा, ला लीगा है सॉरी ये, तो ला लीगा जो शीर्षक है किससे, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ शीर्षक आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप, एक मिनट मैं वीडियो को थोड़ा जूम, इसे जूम कर लेता हूँ। देखिए गाइस, अब यहाँ पे देखिए कुछ एक तरफ खेल दे रखे हैं और दूसरा दे रखा है कि इसका किस कौन से कप से संबंधित है, संबंध है। तो जैसे गोल्फ का संबंध की बात करते हैं, इस गोल्फ से संबंधित है वोकर कप। अगर कोई गोल्फ का खिलाड़ी जीतता है तो उसको जो कप दिया जाता है वो वोकर कप दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, नौका दौड़ जो होती है, मतलब नाव की जो दौड़ होती है, उसमें अमेरिकन कप दिया जाता है। कौन सा कप दिया जाता है उसमें, अमेरिकन कप यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, फुटबॉल में गाइस कोलंबो कप, फुटबॉल में कोलंबो कप दिया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेनिस कप की बात करते हैं, टेनिस अगर पुरुष वाला है तो उसमें डेविस कप दिया जाता है, और जो महिला वाला है उसमें विली जीन या फिर किंग कप, विली जीन किंग कप दिया जाता है, ठीक है। विश्व फुटबॉल अगर सोकर की बात करते हैं तो जूल्स रिमेट ट्रॉफी है। गोल्फ में अगर पुरुष की बात करें तो राइडर कप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्फ में अगर पुरुष जो होते हैं उनका संबंध किससे है, राइडर कप से यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। बैडमिंटन में हमारे यहाँ पर सुधीरमन कप यहाँ पे दिया जाता है, और टेबल टेनिस में अगर पुरुष हैं तो यहाँ पर श्वेतलिंग कप यहाँ पे इनको दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला कौन सा कप यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आगे देखेंगे सर। अच्छा, एशियाई बैडमिंटन अगर होती है तो यहाँ पर कौन सा कप दिया जाता है, टुंकू अब्दुल रहमान कप यहाँ पे हमें दिया जाता है। अच्छा, बैडमिंटन महिलाओं वाली तो उबेर कप है, बास्केटबॉल में विलियम जोन्स कप है, क्रिकेट में प्रेसिडेंशियल वर्ल्ड कप है, अच्छा पोलो में एजरा कप है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग में ध्यानचंद अवार्ड हमें दिया जाता है। प्रथम श्रेणी के जो क्रिकेट होते हैं उनको दिलीप ट्रॉफी दी जाती है, याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी किसको दी जाती है, जो फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर होते हैं उनको दिलीप ट्रॉफी दी जाती है। हॉकी की बात करते हैं तो गुरु नानक देव गोल्ड कप इनको दिया जाता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्फ कप यहाँ पे इनको दिया जाता है, ठीक है, हॉकी के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले वाले आगे इन्होंने फुटबॉल में बात करते हैं तो फुटबॉल में आता है एक रोवर्स कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोवर्स कप जो है फुटबॉल में क्या दिया जाता है, रोवर्स कप यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। माफी चाहूंगा दोस्तों, देखिए तो फुटबॉल में कौन सा दिया जाता है, यहाँ पे रोवर्स कप यहाँ पे दिया जाता है। फुटबॉल में कौन सा कप है, रोवर्स कप है। और सर नौका दौड़ में नेहरू ट्रॉफी है, और हॉकी में यहाँ पर रंगास्वामी कप यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पे हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप यहाँ पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी की थी? तो गाइस अंडर 19 की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा वाला हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका ने मेजबानी उसकी की थी अंडर 19 जो 2020 का क्रिकेट विश्व कप हुआ था। अब देखिए बांग्लादेश ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 जो वो जीता था, आयोजन कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। जीता किसने था? बांग्लादेश ने जीता था। 2018 आईसीसी अंडर 19 जो क्रिकेट विश्व कप था न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2018 वाला जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप था ये भारत में हुआ था। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया 2018 आईसीसी अंडर 19 उपविजेता इसका रहा था। ठीक है, कौन रहा उपविजेता? कौन था यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमारा था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 2020 की बात है तो केवल कुमार शर्मा को नियुक्त यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अच्छा 1983 बैच के आईएएस अधिकारी श्री शर्मा को नवंबर 2019 में एलजी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये हमारा इससे पहले एलजी के सलाहकार रहे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिल्ली और गोवा के मुख्य सचिव के रूप में भी काम इन्होंने किया था, तो इसलिए इनको क्या बना दिया गया? जम्मू और कश्मीर का चुनाव आयुक्त यहाँ पे इनको बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे 1865 में मुंबई के पहले नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त यहाँ पे किया गया था? तो वो थे वहाँ पे ऑर्थर क्राफर्ड दो थे, जो ऑर्थर क्राफर्ड थे उनको नियुक्त यहाँ पे किया गया था। तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा उपलब्ध है? तो उसको बोलते हैं जीवन प्रमाण। ठीक है, 4th वाला क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा, जीवन प्रमाण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इन्होंने दे रखी है। ये बोल रहे हैं सर जीवन प्रमाण योजना योजना जो है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को पेंशन प्रमाण के रूप में एक डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान करके पेंशन का लाभ प्रदान करती है। ठीक है, कर्मचारी चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो या अन्य किसी सरकारी विभाग का हो, ठीक है, उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनको एक डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसके अभाव पर है ना, जिसके अभाव में वो क्या ले सकते हैं? पेंशन ले सकते हैं। पेंशन भोगी कुल संख्या जो है यहाँ पर 50 लाख से अधिक है। अच्छा, इसमें सेना और रक्षाकर्मी भी शामिल है। 50 लाख 5 करोड़ है, ये लगभग करोड़ों में बैठेगी संख्या, कर लेना आप लोग खुद से काउंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस ले सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो मेंढक है ना वो क्या कर सकता है? अपनी त्वचा से सांस यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, तो मेंढक जो है वो दो अलग अलग तरीकों से अपनी सांस लेता है। पहला तो ये जमीन पे रहता है और दूसरा ही पानी में रहता है। ठीक है, तो जब जमीन पे रहता है तो ये कहाँ से सांस लेता होगा? मतलब नाक वाक से लेता होगा, फिर तो श्वसन अंग से सांस लेता होगा, लेकिन जब पानी में रहता है तो त्वचा से सांस ले लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेंढक ही एक ऐसा अकेला जीव यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बहु परमाणु है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो बहु परमाणु हो जाती है? तो वो सल्फर हो जाती है। कौन सी है? सल्फर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सल्फर क्या है? एक बहु परमाणु तत्व है। इसमें एक ही तत्व के दो अधिक परमाणु सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं, तभी इसके ऊपर S2+ होता है शायद। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कोश में रखता है, फालतू किसी को भी दे देता है सल्फर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो होगनकल जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? तो होगनकल जलप्रपात ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और 4th वाला इसका सही आंसर हो जाता है तमिलनाडु। यह कावेरी नदी पर बना हुआ है और कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के समा जाती है। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है और कहाँ पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहाँ पे कि विंगसूट स्काई डाइव जंप करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट कौन बने, जिन्होंने जुलाई 2019 में यह उपलब्धि हासिल की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th वाला, तरुण चौधरी। ठीक है, तरुण चौधरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 4th वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर डैश में एक प्राणी उद्यान के नाम पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो वो है गोरखपुर में। कहाँ पे खोला गया है? गोरखपुर में खोला गया है। ये क्या होगा? प्राणी उद्यान होगा। ठीक है, ये हमारा स्वतंत्रता सेनानी थे
अशफाक उल्ला खां इनके नाम पर खोला गया है, ठीक है, गोरखपुर में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोरखपुर में 121 एकड़ में एक जीव उद्यान स्थापित करने को मंजूरी प्रदान करी है। शहीद अशफाक उल्ला खान के नाम पर एक जीव उद्यान के विकास के लिए 234 करोड़ रुपए अलग रखने की योजना को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 8 जनवरी 2020 को मंजूरी दे दी गई थी। तो 234 करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे इसके लिए स्पेशली। इसका उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना हो जाता है। देखिए रोजगार तो फालतू में लिखते हैं, इनसे रोजगार दिए जा नहीं रहे और लिख हर जगह देते हैं ये। अगला देखेंगे 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, आपको पता ही है। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। हवा और पानी के साथ सख्ती से ये क्रिया कर लेता है। मतलब जैसे पोटेशियम जो वो हवा में आता है तुरंत उसके साथ में रिएक्शन कर देता है, या पानी में डालोगे तब भी रिएक्शन कर देता है। उनकी क्रिया में बड़ी मात्रा में ऊष्मा जो यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी प्रोड्यूस होती है। तभी ऐसे दुर्घटना से बचने के लिए धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर इसको रखा जाता है, ठीक है। किस में रखा जाता है, पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो करके इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है। प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। तो भाई वो छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में वो स्थित है। भोरमदेव मंदिर या छत्तीसगढ़ का खजुराहो नागर शैली में चट्टानी पत्थरों पर उकेरा गया एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। किसको समर्पित है ये, भगवान शिव को समर्पित हो जाता है। यह छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है। तो कौन सा जिला है वो, कबीरधाम जिला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। और प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। तो मार्च में मनाया जाता है ये, यानी कि 2023 में आने वाला है, 2-4 महीने बचे हैं बस। यह खजुराहो मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर के समान इसमें समान है, मतलब एक से दिखते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि डैश क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे। तो जो वर्धमान महावीर हैं ये क्षत्रिय वंश के एक बहुत बड़े विद्वान के पुत्र थे, ठीक है। किसके पुत्र थे ये, बहुत बड़े विद्वान के पुत्र थे। मैं बताऊंगा उनका नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम। तो आप सभी को पता है जो वर्धमान महावीर थे वो क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे। वे जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। गाइस इनके बाद में कोई सा भी यहाँ पे तीर्थंकर नहीं हुए हैं, ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर काउंट किए जाते हैं। अच्छा, उनका जन्म वैशाली के पास कुंडलवन में, ठीक है, कुंडल ग्राम में क्षत्रिय माता पिता सिद्धार्थ, तो इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अच्छा, त्रिशला इनकी माता का नाम था। तो अब देखिए जो भगवान महावीर थे इनके तो पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जो भगवान बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 30 वर्ष की आयु में वे एक तपस्वी बन गए और उन्होंने 12 वर्ष तक देशाटन किया, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। तो गाइस जब हमारा 71वां गणतंत्र दिवस था, 71वां था, तो उसमें असम राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था, याद रखिएगा, ठीक है। 2021 की अगर बात करते हैं 2022 की, तो वो उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पे आता है 2022 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, किस वस्तु का त्वरण, देखिए किसी वस्तु का त्वरण डैश कहा जाता है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग एक समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है। तो गाइस देखिए जो वस्तु का त्वरण है ना, अगर आप उसको एक समान रखोगे, क्या रखोगे, एक समान। देखिए त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो हमारी बाइक होती है ना, बाइक में रेस जो होती है उसको ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब जितना एक्सेलरेशन बढ़ाओगे, जितना एक्सेलरेशन आप यहाँ पे बढ़ाओगे, ठीक है, तो उतना आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, आप सभी सीधा पता है। अगर आपने रेस दी तो आपकी गाड़ी का वेग बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब सपोज करो अगर आप एक्सेलरेशन अगर आपका कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा एक स्थान ए से बी तक पहुँचने में, और अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो टाइम यहाँ पे आपको कम लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी वस्तु का त्वरण एक समान होता है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है।
तो देखिए यह छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से ही निकलती, बिल्कुल सही है। यह अरब सागर में गिरती, ये गलत बात है गाइस, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी जो है, ठीक है। इसके नदी बेसिन में एक हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी, ये भी सही है, लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल गलत है। महानदी प्रणाली प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी यहाँ पे हो जाती है, और ये 860 किलोमीटर लंबी है, और ये उड़ीसा के राज्य की सबसे बड़ी नदी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो है वो कब की थी? तो 2018 में उन्होंने यहाँ पर शुरुआत इसकी की थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों ने इलाज का लाभ उठाया है। यह अस्पताल के खर्च को कम करने और वित्तीय जोखिम को कम करने में भी मदद हमारी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य को डैश कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी उसको यहाँ पे कहा जाता है, जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं सर। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो 24वें संविधान संशोधन जो कि 44वां संशोधन हुआ था 1978 के बाद, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार नहीं है यहाँ पे हटा दिया गया है, और ये कहीं 300 कै में इसको डाल दिया गया है, ठीक है। ये अब संपत्ति का अधिकार नहीं बचा है, ये अब हमारा कानूनी अधिकार बन चुका है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिए ये है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और डेली आपको मैं ऐसे वीडियो देता रहूंगा, और एक प्रैक्टिस सेट में आपको डेली यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।